नमस्कार, मैं अभिषेक सर। आज क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम सॉल्यूशन चैप्टर के छठे क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था और आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब, इस चारों को विस्तार पूर्वक इसका डेरिवेशन और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम शुरू करते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हम लोगों ने वाष्प दाब समझा था। तो हम देखेंगे कि जब कोई वो उड़नशील विलेय को किसी विलयन में मिलाया जाता है, तो वो उड़नशील विलेय के विलयन में मिलाने के कारण विलयन का वाष्प दाब जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उससे कम हो जाता है। फिर से हम समझेंगे कि हमारे पास शुद्ध विलायक है, जो विलायक उड़ करके वाष्प में परिणत होता है और उसके द्वारा वाष्प दाब आरोपित किया जाता है। अगर ऐसे शुद्ध विलायक में हम वो उड़नशील विलेय को मिला दें तो जो मेरा विलयन निर्मित होगा, उस विलयन में हम देखेंगे कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो विलयन मेरा बना उसमें वो उड़नशील विलेय कुछ स्थान को वह घेर लेता है और जिसके कारण हम देखते हैं कि द्रव के प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या घट जाती है और अणुओं की संख्या घटने के कारण वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो और दोनों के बीच जो अंतर हम देखेंगे, जो विलयन का वाष्प दाब है और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यही वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। और अगर हम अनुपात देखेंगे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, तो यह कहलाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और इससे रिलेटेड हम रॉल्ट के नियम को पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग करते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये पहला अनुषंग गुणधर्म है। तो हम इसमें स्टेटमेंट इस रूप में लिख सकते हैं कि जब विलयन में कोई वो उड़नशील विलेय घुलाया जाता है, जब विलयन में वो उड़नशील विलेय घुलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि विलयन में वो उड़नशील विलेय घुलाया गया, तो उसमें जो विलयन का वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ये कमी क्यों हुआ? तो इस कमी का मुख्य कारण है कि विलेय के अणु यहाँ विलेय के कण लिख सकते हैं, विलेय के कण
कुछ स्थान घेर लेते हैं। यहां का मतलब विलयन में और विलेय के कण के द्वारा कुछ स्थान घेरने के कारण हम देखते हैं कि द्रव के प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या घट जाती है। द्रव के प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या घट जाती है। तो जिन्हें वाष्पित होना था उसके अणु की संख्या अगर घट जाएगी तो जो विलयन होगा उसके वाष्प दाब में क्या होगा, कमी आएगी। तो हम वाष्प दाब का अवनमन अगर हम P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P विलयन का वाष्प दाब लेते हैं। यदि P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है एवं P विलयन का वाष्प दाब हो, तो क्या देखते हैं हम कि वाष्प दाब का जो अवनमन होगा, वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा कि चूंकि शुद्ध विलायक वाला ये अधिक है तो P0 माइनस P, P0 माइनस P। और अब हम आपेक्षिक अवनमन की बात करें। आपेक्षिक अवनमन, तो अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस P बाय P0। अब हम यहां से देखते हैं रॉल्ट का नियम। तो इससे रिलेटेड रॉल्ट ने जो नियम दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो किसी तनु विलयन में हम लिखे यहां किसी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इससे हम इस रिलेशन पर पहुंचे कि P0 माइनस P बाय P0 दिस इज इक्वल टू XB, जहां XB क्या है तो विलेय का मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज। अब हम इस रिलेशन से क्या पता करें, तो जो विलेय है, विलेय का हम आणविक द्रव्यमान पता करें। तो विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण अगर हम इसका सूत्र यहां लगाएंगे तो निकल जाएगा। विलेय आणविक द्रव्यमान
का निर्धारण। तो हम इस सूत्र को यहां से ले लें, पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, दिस इज इक्वल टू एक्स बी। और एक्स बी अगर मोल प्रभाज है विलेय का तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। और यहाँ पर एन बी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वाष्प दाब में विलेय का कोई योगदान नहीं है। इस कारण से हम इसे जब नेग्लेक्ट करते हैं तो पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, दिस इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। अब हम ये एन बी क्या हो गया, विलेय का मोल, और नीचे क्या हो गया, विलायक का मोल। क्योंकि इसका मान से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है इस रिलेशन को, तो हम यहाँ लिखें विलेय का मोल डिवाइडेड बाय विलायक का मोल। अब हम और इसे इलेबरेट करें कि विलेय का मोल बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी बाय एम बी। फिर हम विलायक का मोल बराबर क्या ले लेंगे, तो डब्ल्यू ए बाय एम ए। और यहाँ है पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। फिर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी, ठीक है, और गुना ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम ए, और यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू ए, ठीक है। अब हम पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट ले लें, और यहाँ से हमें निर्धारण करना है क्या, तो एम बी, इसको हमको निकालना है क्योंकि हम विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने जा रहे हैं। तो ये इधर जब आएगा तो हम लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू, तो पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी, अंडर ब्रैकेट हम ले लें, और ऊपर हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए। और ये मेरा फाइनल रिलेशन हुआ और विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। तो इस तरह से जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यह पूरा होता है। हम समझते हैं अच्छा दिख रहा होगा, होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा कि जब विलयन में वो उड़नशील विलेय मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब जो सिर्फ शुद्ध विलायक रहता तब जो वाष्प दाब था उससे क्या हो जा रहा है, विलयन का कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि विलेय का कुछ स्थान उस विलयन में स्थान घेरे रहता है। और हम देखते हैं कि जो द्रव है प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या उसके घट जाती है, और घटने के कारण जो हम दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं, तो मान लिया जाए कि पी नॉट इज इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और पी इज इक्वल टू विलेय का वाष्प दाब, तो अवनमन बराबर कितना हो जाएगा, तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है माइनस विलयन का वाष्प दाब। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए हम इससे डिवाइड करेंगे, और राउल्ट के नियम के अनुसार हम देखते हैं, यहाँ लिखना होगा राउल्ट के नियम के अनुसार। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हम देखेंगे कि किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के
बराबर होता है, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया और इसका वैल्यू पुट करके फाइनली हम इस आधार पर क्या निकाल लिए, तो विलेय के आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान हमने प्राप्त कर लिया और यही फाइनल इसका रिलेशन है। अब हम जो आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्वथनांक, क्योंकि यह दूसरा अनुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन। तो हम क्वथनांक का उन्नयन समझने से पहले क्वथनांक की परिभाषा को समझें। तो किसी द्रव का हम कह सकते हैं किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे मंडलीय दाब के बराबर होता है। तो ये तो परिभाषा हो गया मेरा क्वथनांक का। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या, उन्नयन का मतलब एलिवेशन, बढ़ना। तो हम देखेंगे यहाँ भी कि जो विलयन है तो अगर उसमें ओ वाष्पशील विलेय घुला दिया जाता है, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जब किसी विलायक में ओ वाष्पशील विलेय घुलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। हम लिख सकते हैं जब किसी विलायक में ओ उड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक घट जाता है, घटने बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ जाएगा, तो इसे समझने के लिए हम समझेंगे कि जब मेरा सिर्फ वोलाटाइल लिक्विड था, मतलब उड़नशील द्रव था मेरे पास, तो उड़नशील द्रव था तो आसानी से वो उड़ रहा था, कुछ ताप बढ़ाने से और उसका वाष्प दाब बढ़ता। लेकिन हमने क्या देखा कि उसमें ओ वाष्पशील विलेय को मिलाया, तो ओ वाष्पशील विलेय मिलाने के कारण जो उसका टेंडेंसी था वह क्या हो गया, उसमें कमी आई। तो जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे हमें और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी विलायक में उड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने वाष्प दाब का अवनमन में पढ़ा, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो टी नॉट करके हम शुद्ध विलायक का हम देखेंगे और टी बराबर देखेंगे विलयन का। तो हम देखते हैं कि विलयन का जो ऐसे हम लिख सकते हैं विलयन का क्वथनांक यदि सिर्फ टी हो और विलायक का क्वथनांक टी नॉट हो, यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ उन्नयन क्या होगा, उन्नयन का मतलब कि जो टीबी होगा माइनस टीबी नॉट,
मतलब कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितना, तो हम देखेंगे कि जो मेरा विलयन है उसका अधिक होगा और जो मेरा जो सिर्फ विलायक का है वो कम होगा, और दोनों के बीच अंतर, तो हम क्या लिख सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन, विलयन का क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक के बीच का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। और हम लिख सकते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। तो ये तो हमने क्वथनांक का उन्नयन समझा। अब हम देखने जा रहे हैं राउल्ट का नियम यहाँ पर क्या कहता है। तो हम देखते हैं जिस प्रकार से हमने वाष्प दाब के अवनमन में पढ़ा कि किसी तनु विलयन में यहाँ क्या हो जाएगा, जो क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा वह विलेय के मोललता या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार किसी तनु विलयन में क्या देखेंगे, तो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ से इस रिलेशन पर पहुँचे कि डेल टी बी जो होगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम बी लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ जो है अच्छा एम बी यहाँ पे नहीं लिखिए चूँकि बी बॉय यहाँ बॉइलिंग को दर्शा रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ जो है विलेय नहीं लिख करके यहाँ पर एम से हम डिनोट कर दिए मोलल सांद्रता को। ठीक है, तो ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार हम डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम किए। लेकिन अगर हम इसको बराबर करेंगे तो बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पर लिखें डेल टी बी इक्वल टू, अब हम करेंगे तो आ जाएगा के बी एम, और यहाँ हम लिख सकते हैं के बी इज इक्वल टू इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरा रिलेशन है टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और एम जो मोललता है या मोलल सांद्रता है
इसकी परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मोल विलेय का मोल होगा और विलायक का आयतन केजी में, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि विलेय का मोल, तो विलेय का मोल को हम NB लिख सकते हैं, और विलायक का आयतन, तो विलायक का आयतन हम लोग जो है WA के रूप में लिख सकते हैं। और फिर इसी को हम इस रूप में लिखेंगे कि KB, और यहाँ हम WB/MB और बाय WA, और फाइनल हम लिख सकते हैं डेल TB इज इक्वल टू KB और WB/MB इंटू WA। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर इसका वैल्यू WB/MB, चूँकि यह मोल है तो 1 मोल हो जाए, और इसका मान अगर 1000 ग्राम हो जाए या 1 kg हो जाए, तो हम देखते हैं कि डेल TB बराबर KB हो जाता है। तो हम जो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है इसकी परिभाषा इस रूप में दे सकते हैं कि विलायक के 1000 या 1 kg में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर, तो क्वथनांक के उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन के बड़ा मिलाया जाए। तो ये हो गया, मान लिया जाए वायुमंडलीय दाब। तो हम देखेंगे और इसमें ये जो T0 है वह किसके लिए है, तो वह सॉल्वेंट के लिए है, मतलब विलायक के लिए है। तो विलायक का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलायक, यहीं पे लिख, थोड़ा छोटा हो गया ना, और ये जो आएगा ये हो जाएगा विलियन। तो इस तरह से हमने क्वथनांक के उन्नयन, जो कि एक अनुशंख गुणधर्म है, उसे समझा। पहले हम क्वथनांक की परिभाषा को समझे कि द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और हम देखते हैं कि जब किसी विलायक में उड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। और विलयन का क्वथनांक अगर TB ले लें, अब विलायक का क्वथनांक TB0, तो क्वथनांक का उन्नयन TB-TB0, और विलयन का जो क्वथनांक होगा और विलायक का क्वथनांक होगा, दोनों के बीच जो अंतर हम देखेंगे वही क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट हो गया, ये हो गया डेल TB का क्वथनांक का उन्नयन। तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी तनु विलयन में क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वह मोलल स्थिरांक के समानुपाती होगा। तो हम इस दोनों को जब इक्वलाइज किए तो कांस्टेंट आया, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट का हमने परिभाषा लिया और फाइनली विलेय का आणविक द्रव्यमान यहाँ से निकाल लिया। तो ये मेरा दूसरा जो अनुसंक गुणधर्म है वह कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा अनुसंक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिमांक का अवनमन।
अच्छा, यहाँ हम एक चीज़ और दे सकते हैं कि ऊपर जो है अगर हम यहाँ केजी में ना लेकर के ग्राम में ले लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको हम फाइनल रिलेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमने मोललता का परिभाषा पढ़ चुका है। तो मोललता का परिभाषा होता है कि विलेय का मोल और डिवाइडेड बाय विलायक का आयतन या विलायक का द्रव्यमान या तो ग्राम में और या केजी में। तो हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा जो संक गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसी से मिलता जुलता है। हम पहले हिमांक के बारे में समझें कि आखिर हिमांक क्या है। तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस विलायक और द्रव विलायक एक साथ साम्यावस्था में रहता है। कहने का मतलब कि जो द्रव है अगर उसका टेम्परेचर हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो वह ठोस में परिणत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है द्रव का हिमांक जिस पर हमने क्या देखा कि ठोस विलायक और द्रव विलायक दोनों साम्यावस्था में हो। जिस पर तो ये तो हिमांक की परिभाषा हो गई। अब हम देखेंगे कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने क्वथनांक के उन्नयन में पढ़ा कि वो वाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है। तो वो वाष्पशील विलेय को मिलाने के कारण हम देखते हैं कि विलयन का वाष्प दाब तो कम हो गया और विलयन के वाष्प दाब के कम होने के कारण जो कह सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप हिमांक भी कम हो जाता है। वो या रहता है लिख सकते हैं। हम लिखेंगे जब किसी विलायक में वो वाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि विलेय के द्वारा कुछ स्थान ले लिया जाता है और विलायक का अणु कम हो जाता है। और हम लिख सकते हैं परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप हम क्या देख रहे हैं कि हिमांक में भी विलयन के हिमांक में अब हम देखेंगे कि जो हिमांक का अवनमन हुआ, जिस प्रकार से हमने क्वथनांक के उन्नयन में टी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक और टी बी विलयन का क्वथनांक, ठीक उसी प्रकार यहाँ बी के जगह सिर्फ हमको एफ लगाना है। तो ये अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। अब हम यहाँ भी रॉल्ट के नियम को समझें। तो रॉल्ट का नियम भी यहाँ वही कहता है कि किसी विलायक में जब वो उड़नशील विलेय को घोल दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो जो हिमांक का अवनमन होता है वह विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ रॉल्ट के नियम के अनुसार किसी तनु विलयन में जब ओ वाष्पशील विलेय विलायक में घोला जाता है तो हिमांक का अवनमन विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब हम यहाँ डेल टी एफ लिख दें, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम। और अब यहाँ पर हम ठीक उसी प्रकार डेल टी एफ इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर के एफ आ जाएगा, के एफ इंटू एम। एम हो गया क्या, तो विलेय की मोलल सांद्रता। यहाँ हम लिख सकते हैं विलेय की मोलल सांद्रता या मोलरता। तो हम डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ और यहाँ हम लिख सकते हैं एन बी बाय डब्ल्यू ए और यहाँ के एफ एन बी के जगह डब्ल्यू बी बाय एम बी गुना डब्ल्यू ए। और हम यहाँ लिखते हैं कि यदि डब्ल्यू बी बाय एम बी बराबर 1 हो, मतलब 1 मोल हो, और डब्ल्यू ए बराबर 1000 ग्राम या 1 ग्राम
1000 ग्राम या 1 kg हो तो हम क्या देखते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ। और यहाँ पर जो ये के एफ है, यह के एफ कहलाता है मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो अब ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा हम किस रूप में ले सकते हैं कि जब विलयन में विलेय का मोल 1 मोल हो और विलायक अगर उसमें 1 kg या 1000 ग्राम उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ के एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक किसके बराबर, तो हिमांक के बाय एल टी एफ डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए। तो इस तरह से एम बी का ये रिलेशन हो गया। अगर हम यहाँ पर ग्राम में लिए हों तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करना हो। तो ये मेरा फाइनल रिलेशन हुआ। अब हम फिर उसी तरह ग्राफ बनाने का प्रयास करें कि वाष्प दाब और ताप, यहाँ लिख दें वाष्प दाब और यहाँ लिख दें ताप। तो ये टी नॉट परम ताप शुद्ध विलायक। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से हम इसे विलायक और इसे विलयन के रूप में दिखाते हैं। ये हो गया विलायक, ये हो गया विलयन। तो हमने हिमांक के अवनमन को समझा। हिमांक के अवनमन में पहले हम जो हिमांक की परिभाषा हो सकती है कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस विलायक एवं द्रव विलायक समयावस्था में रहता है। हम देखते हैं कि किसी विलायक में जब वो वाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो जो विलयन है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और जिसके फलस्वरूप विलयन का हिमांक में भी कमी आती है। और शुद्ध विलायक का हिमांक अगर हम टी एफ नॉट ले लें और विलयन का हिमांक टी एफ ले लें तो मेरा हिमांक का अवनमन जो होगा इस दोनों के बीच डिफरेंस होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। और राउट के नियम के अनुसार हम देखेंगे कि डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब मोललता या मोलल सांद्रता, जो विलेय हमने वो वाष्पशील विलेय मिलाया है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक के एफ आ जाएगा। और के एफ जो है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। और इसकी परिभाषा हमने ली और इस आधार पर लास्टली हमने विलेय का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसका निर्धारण किया। तो ये 3 अनुशंख गुणधर्म हमने पूरा कर लिया।
इस तीनों अनुषंग गुणधर्म में हमने यह पाया कि जो वाष्प दाब का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है और हिमांक का अवनमन है, तीनों अनुषंग गुणधर्म है। और तीनों में अनुषंग गुणधर्म कहने का अर्थ है कि यह ऐसा गुणधर्म है विलयन का जो विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर। और हमने तीनों के केस में जो हमने ओ वाष्पशील विलेय मिलाया था उसके मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान को निकालने का प्रयास किया और तीनों में इसका निर्धारण कर लिया। अब चौथा जो है वह परासरण है। तो थोड़ा परासरण समझने का ज़रूरत है कि आखिर ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ द सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली है और एक तरफ द्रव है और दूसरे तरफ अगर विलयन है, तो हम देखते हैं कि द्रव से विलयन की ओर बहाव होता है। और ये जो बहाव होता है अगर थ्रू अर्ध पारगम्य झिल्ली हो रहा हो तो इसे हम परासरण कहते हैं। और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों साम्यावस्था में नहीं आ जाए। और साम्यावस्था में आने के बाद जो बहाव था विलायक से विलयन के तरफ, तो उस बहाव को रोका जाता है और जिस दाब के द्वारा रोका जाता है उसे हम परासरणी दाब कहते हैं। तो अब हम परासरण परिभाषा ले लें। दस मिनट और लगेगा, हो जाएगा ये भी। परासरण और परासरणी दाब। चौथा अनुषंग गुणधर्म है। इस तरह से एक कंटेनर ले लें हम और एक तरफ अगर हम कम विलायक लें और दूसरे तरफ अधिक ले लें तो इधर से, और ये हो गया SPM, अर्ध पारगम्य झिल्ली। स्वतः बहाव, किसका स्वतः बहाव? तो द्रव का स्वतः बहाव। तो हम देखेंगे यहाँ कि किसी विलायक को अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अगर पृथक किया जाए, मान लिया जाए यही है मेरा, इधर है विलायक, ये हो गया विलयन और ये हो गया विलायक। तो हम देखते हैं कि विलायक से विलयन के तरफ जो है यह स्वतः बहाव होता है और इसी स्वतः बहाव को हम परासरण कह सकते हैं। और यह तब तक होगा जब तक कि दोनों में साम्यावस्था ना हो जाए। ठीक उसके बाद विलयन में इसके बहाव को रोका जाता है और जिस दाब के द्वारा रोका जाता है उसे हम परासरणी दाब कहते हैं। तो हम पहले परासरण को समझेंगे कि विलयन के अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण। तनु से सांद्र की ओर हम कह सकते हैं या अधिक से कम की ओर, सीधे लिखेंगे तनु से सांद्र की ओर। किसका बहाव?
तो विलायक का स्वतः बहाव, या विलायक क्यों, द्रव लिख दें, द्रव का स्वतः बहाव परासरण कहलाता है। तो विलयन के अर्धपारगम झिल्ली से तनु से सांद्र की ओर द्रव का स्वतः बहाव परासरण, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। अब हम परासरणी दाब की बात करें तो हम देखते हैं कि किसी विलायक को जब हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक करते हैं तो परासरण को रोकने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम दाब, सीधे हम लिख दें परासरण को रोकने के लिए न्यूनतम आवश्यक दाब परासरणी दाब कहलाता है। अब हम देखेंगे कि यह परासरणी दाब अनुसंघ गुणधर्म है कैसे। तो हम जानते हैं कि PV बराबर nRT होता है, और यहां P के जगह हम लिखेंगे पाई। पाई क्या हो गया, तो यहां परासरणी दाब हो गया, और हम पाई इक्वल टू यहां से लिखें तो nRT/V हो जाएगा, और यहाँ n/V के जगह हम C लिख सकते हैं, क्योंकि n/V, n हो गया विलेय के मोल की संख्या और V हो गया मेरा वॉल्यूम। तो हम देखते हैं कि ये क्या हो गया, ये मोलरता हो गया, मोलर सांद्रण, विलेय का मोलर सांद्रण हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें मोलर सांद्रण। तो इस तरह से हमने देखा कि पाई इज इक्वल टू CRT हो गया। अब हम जो है N और V हम देखें यहाँ से कि पाई इज इक्वल टू nRT/V, तो यहाँ N जो हो गया ये मोल हो गया, और उसको हम लिख सकते हैं W/MB, ठीक है, और नीचे तो V है ही, तो इंटू V और ऊपर हो गया RT। अब यहाँ से हम लोग MB इज इक्वल टू WB इंटू RT/पाई दे सकते हैं, और इंटू V, और इस तरह से हमने जो विलेय उसमें घुलाया था और विलेय का हमने आणविक द्रव्यमान यहाँ से भी निकाल लिया। ये हो गया विलेय का आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर जो R है और T है तो ये तो कांस्टेंट है, और जब ये दोनों कांस्टेंट होगा तो परिवर्तन सिर्फ किस में होगा, तो विलेय के मोलर सांद्रण के कारण। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अनुशंख गुणधर्म है, क्योंकि यहाँ जो विलेय के कणों की संख्या है उस पर जो परासरणी दाब है वह निर्भर करता है, और इस आधार पर भी हम विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल लिए। तो आज के लिए इतना ही। हमने चारों अनुशंख गुणधर्म को अच्छे तरीके से समझा कि ये चारों जो अनुशंख गुणधर्म है हम किस प्रकार कहेंगे कि ये अनुशंख गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं, और विलेय का आणविक द्रव्यमान हमने चारों के आधार पर निकाला। तो अगले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, और जो लास्ट टॉपिक है इसका डेविएशन,
एसोसिएशन, डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर, इसको हम लोग समझेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगला क्लास इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।